चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ा रहे हैं यूपी टेट, सी टेट और तेलंगाना टेट। कुछ भी हो, लैंग्वेज 1 हिंदी। हिंदी पेडागॉजी आपको सभी जगह काम आएगी। इसके लिए आपको हम कुछ क्वेश्चन दर्शाने जा रहे हैं और इसके लिए कुछ प्रश्न आपके सामने है। जो 30 प्रश्न हैं, इन 30 प्रश्नों में से हर बार आपको पूछे जाने वाले रिपीटेड प्रश्न हैं। तो आ गया डिस्प्ले पे पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अधिक कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशीलता अवधि कौन सी है? अवधि कौन सी है? जो भाषा है, भाषा अर्जन जब बच्चा करता है यानी अपने परिवार में सीखता है, तो इसके लिए इसी तरह की भाषा के विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, ये बात है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जन्म पूर्व अवधि, ये हो गई आपकी जन्म पूर्व अवधि। लेकिन क्या ये हो सकता है राइट आंसर? नहीं। जन्म पूर्व कोई भाषा सीख सकता है या आनुवांशिकता में आनुवांशिक भाषा अर्जन कभी होता है? ये तो नहीं होगा। तो जल्दी बताइए दोस्तों, आंसर इसका क्या होगा? दूसरा ऑप्शन आपके सामने है प्रारंभिक बाल्यावस्था और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मध्य बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन आपके सामने है किशोरावस्था। किशोरावस्था देखते ही इसको काट दीजिए, क्योंकि किशोरावस्था में कोई भी ऐसी कोई भाषा नहीं सीखेगा। जो पहली बार थोड़ा ही बच्चा अपनी भाषा किशोरावस्था में सीख रहा होता है। जवानी में कोई सीख रहा होता है क्या? नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका, चौथा ऑप्शन भी चलेगा, इसको काट सकते हैं हम डायरेक्ट। तो मध्य बाल्यावस्था यानी 11 और 10 साल से 12 साल के बीच, इसमें भी आपका अर्जन नहीं होता है। तो भाषा अर्जन कब होता है दोस्तों? भाषा अर्जन होता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। शायद यही राइट आंसर हो सकता है। आपको यदि डाउट है तो हमारे पास आंसर भी इसका मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर आंसर है, दूसरा आंसर है इसका। खैर, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी जो बच्चे की शैशवावस्था होती है, यानी जन्म से 2 साल तक बच्चा अपनी भाषा सीखने का प्रयास करता है। और भाषा कहाँ सीखता है? अपने परिवार में सीखता है। जो अपने परिवार से सीखी जाने वाली भाषा स्वाभाविक और सहजता से सीखी जाने वाली भाषा होती है। ये होती है दोस्तों अपनी अर्जित भाषा। अधिगम और अर्जन में फर्क जानिए। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि अधिगम क्या है और अर्जन। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे अर्जन जो है, ये आपका बचपन में आपको आपके परिवार के परिवेश से मिलने वाली भाषा जो सहज और स्वाभाविक रूप से मिलती हैं। और दूसरी बात रही आपकी अधिगम। अर्जन हो गया आपका स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली भाषा को हम भाषा अर्जन कहते हैं। और जो अधिगम है, ये हो गया आपका जो आप प्रयास करके दूसरी भाषा सीखते हैं मातृभाषा के अलावा। या फिर शिक्षण है, साइकोलॉजी में तो शिक्षण को भी अधिगम कहा जाता है। और बात है दोस्तों, आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न आपको मिलता है। बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और होते ही रहते हैं। आपको केवल जानना है कि आपकी एग्ज़ाम क्रैक करना आपको कैसा है।
तो इसका यहाँ उत्तर भी है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा शायद, कोई बात नहीं। खैर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कोहलबर्ग ने किस नैतिक विकास की अवस्था का जो है वर्णन दिया है? कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था के बारे में बताइए। प्रसुप्ति अवस्था होगा क्या? ये तो बिल्कुल प्रसुप्ति अवस्था होगा ही नहीं, प्रसुप्ति अवस्था नहीं होगा, तो शायद ये रॉन्ग है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये शायद थोड़ा सा सही लग रहा है। दूसरी बात है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त, देखिए कोई आकार होगा तो उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये आपकी नहीं होगी। तो इसका आंसर आपके लिए सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत जो था, विकास का सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत कोहलबर्ग ने पढ़ाया था, इसलिए इसका वर्णन कोहलबर्ग के द्वारा बताया गया था। तो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत आप याद रखिए, कोहलबर्ग से इसका विकल्प मिला जुला होता है। और एक सामाजिकता को देखते ही हमें वैगोत्स्की याद आते हैं, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया से बालक जो भाषा सीखता है वो वैगोत्स्की की एक संकल्पना है। इसके साथ हमें दूसरा ऑप्शन सीखने को आपको मिल जाता है, बाय लर्निंग। देखिए वैगोत्स्की जो थे, इनकी संकल्पना सामाजिक अंतःक्रिया से है, सामाजिक अंतःक्रिया से है। मतलब समाज जहाँ दिखे और वैगोत्स्की कहाँ दिखे, जहीं भी दोनों एक जगह दिखे तो ये मिले जुले होते हैं। प्रश्न में समाज दिखा और विकल्प में वैगोत्स्की दिखा तो सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक सिद्धांत मिला तो वो वैगोत्स्की का होगा। यह आपका साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हिंदी के पेडागोजी में भी आ जाता है। अगला चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह देखिए, चलो बताइए दोस्तों जल्दी से कि यह कौन सी धारणा होगी और कौन सा ऑप्शन इसमें होगा कि जो कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है वो लड़कियों के बजाय लड़कों को या लड़कों के बजाय लड़की अकेली किसी एक ही जेंडर को ध्यान में रखता है, तो ये क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, जेंडर पक्षपात इसका आंसर हो सकता है। जेंडर पहचान ये तो नहीं होगा, जेंडर पक्षपात यानी वह देखिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को, ऐसे किसी एक जेंडर को जो टीचर महत्व देगा उसका आंसर कभी भी यही रहेगा। इसको 100% आप आंसर के रूप में लगा सकते हैं, जेंडर पक्षपात इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर भी वही होगा। चलो जेंडर पक्षपात वही है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध प्रभावशाली है? तो जेंडर रूढ़िवादिता, देखिए जेंडर की भूमिका, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पद्धति है और प्रभावशाली है?
जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर, इसका आंसर खुद ही दिखा देते हैं। जेंडर सपाट के बारे में, जेंडर सपाट के बारे में परिचर्चा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जेंडर, इसका आंसर है आपका जेंडर सपाट के बारे में परिचर्चा करना। जेंडर और सपाट, ये जहां भी दिखे इस आंसर के लिए जेंडर सपाट के बारे में परिचर्चा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दिख रहा है आपका इस स्क्रीन पर, जो है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्ता दिया है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में, ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु बच्चों को कहा है, देखा है? यानी ज्ञान को सीखने की आशा, ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ बच्चा हर दिन सीखते रहता है। जैसे भाषा को पूरी सीखे बिना नहीं छोड़ता है अपनी जिंदगी में, तो भाषा सीखने की जिज्ञासा, बड़ी आशा, चिंतन करने वाला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्ता दिया। तो कैसे? जॉन बी वाटसन ने, किसने दिया बच्चों को यह महत्व किसने दिया? जॉन बी देखते हैं, थोड़ा सा करंट वीक हो गया था, तो अभी देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा अपना वैज्ञानिक है, बच्चा एक नन्हा साइंटिस्ट है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। चलिए आगे का आपका क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? देखिए, किसी जिगसॉ पहेली को पढ़ते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं कहती हैं कि नीला टुकड़ा कहाँ है? प्रश्न है इसमें। और नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो व्यक्तिगत वार्ता। देखिए, बच्चे व्यक्तिगत भाषा बोलते हैं, अपने आप में जो बोली बोलते हैं, इसको व्यक्तिगत वार्तालाप बच्चे करते हैं। ये किसने कहा है? तो आपके वाइगोत्स्की ने कहा है। आपको याद रखना है, व्यक्तिगत वार्तालाप जहां भी आपको देखने को मिले, वहां व्यक्तिगत वार्तालाप यानी आपको याद रखना है, वाइगोत्स्की को याद रखना है, वाइगोत्स्की को हमेशा याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये कभी छूटता नहीं है, आते ही रहता है, बस आते ही रहता है। व्यक्तिगत वार्तालाप बच्चा करता है, ऐसा किसने कहा है, ये बिल्कुल याद रखिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि बच्चा नन्हा साइंटिस्ट होता है, किसने कहा? देखिए दोस्तों, फिर बात वहीं पर आ रही है, फिर के घुमा फिरा के आपको ऐसा पूछा जाता है, कौन क्या है?
बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बच्चों को सिग्नल्स देना, इशारा करना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ढांचा, प्रबलन तो नहीं हो सकता, अनुबंधन नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ढांचा आपका हो जाएगा। इसका आंसर है ढांचा। ढांचा मारना बच्चों को हमेशा याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए ढांचा मारना हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था निम्न व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे का व्यवहार है? प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का एक विशेषित या उस अवस्था की विशेषता इसमें है। तो देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये तो नहीं हो सकता। अब बच्चे की परिकल्पना तो इसमें नहीं है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चे की परिकल्पना नहीं आती। तो बच्चे, इन आंसर्स को हम काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, अनुकरण स्थायित्व, ये भी हो गया आपका रॉन्ग। प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्तमणीयता, ये कुछ भी नहीं होता है। तो संरक्षण कक्षा समावेशन, संरक्षण कक्षा समावेशन, यह आपका आंसर हो गया। पियाजे दिखते ही संरक्षण कक्षा समावेशन आपको दिखा तो बिल्कुल आपको यही ऑप्शन चुन लेना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब 9वां प्रश्न आपका आ गया। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में देखिए, स्कीमा अवलोकन, स्कीमा अवलोकन अधिगम, स्कीमा अवलोकन अनुबंधन अधिगम, इसमें से आपका हो गया स्कीमा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरा प्रश्न है आपका, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 3 है आपका, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर अनेकों नामांकित करना चाहिए। और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना चाहिए। इन सब में से आपका आंसर हो जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। हमने जो पीडीएफ बनाया है इसमें आंसरों के साथ है, लेकिन अगला पीडीएफ हम बिना आंसर के बनाएंगे। ये पीडीएफ इसलिए बनाया था क्योंकि हम आपको शेयर कर सके, किसी को भी बांट सके। चलो, विद्या है, इसे छुपाना और क्या है।
चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका हो गया चौथा। कौन सा हो गया? ये हो गया आपका चौथा। ये हो गया आपका चौथा, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अर्थात बुद्धि बहुआयामी है, यानी किसी एक सोर्स से बुद्धि हम प्राप्त नहीं करते। बुद्धि हमारी अपनी तो होती है, लेकिन प्राप्त करने की सोर्स बहु यानी विविध सोर्सों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हो गया आपका चौथा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि हमारे लिए अगला प्रश्न कैसा है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती रहती हैं, तो इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। और रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही हैं? रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही हैं? रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती रहती हैं, तो इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, ये आपको सोचना चाहिए। तो जो सोच होती है हमारी दोस्तों, देखिए, जो हमारी सोच है, जब हम सोचते हैं तो सृजन कहा जाता है उसे, सृजनात्मकता। तो सीसी पैटर्न में भी है सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति। तो ये जो रूही है, क्या कर रही है? समाधान करने के लिए, हमेशा समस्या के समाधान के लिए एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती रहती है। यहाँ कहा गया सोचती रहती है। जहाँ सोचना दिखे प्रश्न में, वहाँ ज़्यादातर आंसर आपका सृजनात्मक विचारक हो जाता है, यानी फर्स्ट वाला आंसर आपका हो जाता है दोस्तों। और रहा है आपका अगला प्रश्न। तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागित एक शिक्षक को क्या कहना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, इसमें वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा इस सहभागी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका आंसर सीधे हम बता देते हैं। इसका आंसर हो गया आपका चौथा। तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार लाना चाहिए। ऐसा हमेशा विद्यार्थी के साथ कार्य करने का शिक्षक का प्रयत्न होता है। ऐसा ही प्रयत्न होना चाहिए। इसी को हम अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता सुधारना कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए अथवा कभी-कभी तैयार करना चाहिए। दोनों भी रॉन्ग हो गए आपके। ये देखते ही कभी-कभी क्यों? टीचर कभी-कभी योजना क्यों तैयार करे? टीचर तो हमेशा योजनाएं तैयार करता रहता है। ये कभी-कभी वाला कभी भी हमेशा रॉन्ग मार देना, ये नेगेटिव थिंक है दोस्तों। और तैयार नहीं करना चाहिए, योजना कभी तैयार नहीं करेगा, क्यों? करता तो रहेगा। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सही है,
लेकिन इससे ज़्यादा सही जो है तैयार करने के लिए नहीं, ये आपका बिल्कुल सही है। और फोर्थ में क्या कहा था, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। टीचर को तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, ये भी हमें थोड़ा सा सही लगता है। लेकिन सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी सक्रिय यानी निरंतर टीचर को हाँ योजनाएं बनाते रहना है बच्चों के लिए। ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहा है। चलिए दोस्तों, आ गया आपका अगला क्वेश्चन। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण, जो पढ़ने में बच्चा सफल नहीं होता है, उनके प्राथमिक फंडामेंटल जो काइंड्स होते हैं वो क्या है? तो न्यून अवधान विकार, पहला हो गया आपका न्यून अवधान विकार। क्यों होगा? नहीं होगा। न्यून अवधारणा तो बच्चे में तब होती ही नहीं है। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धार प्रवाहिता बच्चे में होना चाहिए, पर जो वैकल्य पठन हेतु होता है उसमें तो यह धारा प्रवाहिता नहीं होता। स्पीड या बच्चे का पठन वेग से नहीं चलता। तो दोस्तों, धारा प्रवाह पढ़ने के लिए अक्षमता, ये भी आपका थोड़ा सा सही लग रहा है, आंसर भी यही है। लेकिन धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता कहाँ है, इसको थोड़ा सा प्रश्न में हमेशा देख लिया करना चाहिए जब आप एग्जाम लिखते हैं। तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, देखिए पठन वैकल्य को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया जो विकार होता है, पठन से संबंधित विकार, तो डिसलेक्सिया वाला जो भी बच्चा होगा उसकी अक्षमता ही तो वहाँ दिखती है। इसीलिए तो हम पठन वैकल्य या पठन में वैफल्यता या विफलता कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया थर्ड दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो 2009 के एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ कानून के अनुसार देखिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो वह है आपकी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इसमें अधिकार सबको होना चाहिए, और अधिकार होने से सब अपना ही जमा ले ऐसा भी नहीं है। मानवतावादी बनकर अधिकार जमाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आपके आगे है आपका अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, सॉरी ये आपका फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसे होता है? तो इसमें हो गया आपका आंसर फोर्थ, चौथा ऑप्शन आपका आंसर में आ जाएगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप में प्राइमरी काइंड कैसा होता है? तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो अवबोधन यानी बच्चा नहीं पढ़ते फिर धीरे धीरे पढ़ने में लग जाता है। पहले तो गलत पढ़ता है, अवबोधन यानी पहले गलत पढ़ता है, फिर पढ़ते पढ़ते राइट पढ़ने लग जाता है, सही पढ़ने लग जाता है।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसका आंसर चौथा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण और हमारा YouTube चैनल अच्छा लगा तो बता दीजिएगा। हम आगे फिर से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे और आपको सफलता देने के लिए हम भी आपकी इस सफलता में भाग लेना चाहते हैं। चलो, 18वां क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? शिक्षिका यानी अध्यापिका या अध्यापक, तो उसे क्या करना चाहिए जबकि घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में? जो बच्चे घटनाओं के बारे में कुछ सिद्धांत बनाते हैं या वर्क करते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका चौथा, सिद्धांत से बदल देना। सिद्धांत से बदल देना। चलिए दोस्तों, आपके दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका दूसरा आंसर दोस्तों, आपका यह हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना पड़ता है। बच्चों के अनुभवों को, जहां भी आपको त्रिभाषा सूत्र या विद्या शिक्षा किस पे केंद्रित होना चाहिए ऐसा कुछ दिख जाए तो बच्चों के अनुभवों के ऊपर आधारित होती है, या बच्चा शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। बच्चा शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि एनसीएफ के अनुसार हमें बच्चे पर ध्यान रखकर बच्चे के फेवर में पढ़ाना है। जितना वह जानता है उतना ही उसे पहले उसी में खिलवाड़ करना है। इसके बाद खेलते खेलते उसे हंसते हंसाते या गाते मुस्कुराते सिखाना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या है? आप देखिए, पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर है 3, सन्निहित यानी मिले जुले हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संवेग यानी इमोशन, संज्ञान यानी आपका नॉलेज, तो ये मिले जुले है, इनसे संबंधित है, सन्निहित ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करना, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? ये देखिए, इसमें आपका चौथा आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, तो दंड देने से है ना, दंड का प्रयोग करने से, ज़्यादा बच्चों को मारने से, पीटने से उनका पढ़ने में उनकी रुचि चले जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी लर्निंग यानी खुशी शिक्षण, आनंदित शिक्षा देनी चाहिए। 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं
सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, अर्थपूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देती हैं, ऐसा है इसका मतलब। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन है शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और डी है आपका निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। फूट है, फूट में आपके ए और बी, बी और सी, ए बी और सी, बी सी और डी ऐसी धारणा बताई गई है। तो उत्तर दिया गया है 2, बी और सी दोनों से। ये निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक है? अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए जो प्रथाएं हैं वो आपकी कौन सी सार्थक है? तो इसमें हमें आंसर दूसरा बताया गया है, बी और सी। बी और सी जो है, बी और सी जो है वो आपके यही हैं, देख लीजिए। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सहयोग से सिखाना है, बच्चे के पास चलकर हमें जाना है, बच्चे को अपने पास लेना है। और सी जो है आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बच्चे को पढ़ाना है और मूल्यांकन भी करना है कि बच्चा कितना सही लिख पा रहा है, कितना सही पढ़ पा रहा है, कितना सही सुन पा रहा है। तो आपके ये दोनों आंसर हो जाएंगे, बी एवं सी। तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा में शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बच्चों की जटिल अवधारणाओं को टीचर किस प्रकार समझ सकते हैं, किस प्रकार सहज कर सकते हैं, ये बात है। तो दोस्तों अन्वेषण एवं परिचर्चा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके बच्चों को अन्वेषण यानी खोज का अवसर दें। वो कुछ अपनी सोच सोचकर, अपने स्वयं ही दिमागी सोच से सोचकर लिख सके, विचार करके लिख सके, और वह ऐसा भी कर सके कि परिचर्चा के लिए अवसर उसे मिलना चाहिए, अपनी कक्षा में वह चर्चा कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चा चर्चा करेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द दूसरों से सीखेगा, एक दूसरे से अपने अपने शब्द बांटेंगे, अपना अपना ज्ञान बांटेंगे बच्चे। तो आपका हो गया चौथा आंसर। चलिए दोस्तों, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? तो यहाँ आंसर हमने दे ही दिया है। तो बात क्या, जब भैंसिया सामने खड़ी है तो पूरा धो लीजिए, पूरा धो लीजिए, जब तक दोहना पूरा ना हो जाए भैंसिया को भी मत छोड़िए। तो जैसे कहा जाता है वैसे ही हम निचोड़ भी दिखा रहे हैं आपको। यहाँ 30 प्रश्न आपके बार बार पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये जरूर आने वाले क्वेश्चन हैं आपके। और क्लियर करने के लिए सीटेट या तेलंगाना टेट क्रॉस करने के लिए आपको बहुत ही उपयोगी है। तो चौथा है आपका ऑप्शन, प्रश्न का उत्तर है चौथा ऑप्शन। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है। यानी प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका, प्राइमरी स्कूल की टीचर जो है दोस्तों, एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए, प्रभावशाली समस्या समाधान करने वाला बच्चा, यानी जो भी प्रश्न दिखे उस प्रश्न का समाधान, उत्तर, समस्या का समाधान हल कर सके, समाधान निकाल सके, ऐसे इस प्रकार के बच्चों को तैयार करने के लिए बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे अनुमान लगाना यानी अपनी विचार से वे समझ सके, एक्सपेक्ट कर सके। अनुमान लगाना यानी दोस्तों अनुमान का अर्थ है एक्सपेक्टेशन। बच्चा जो एक्सपेक्ट ज़्यादा करेगा और सोचेगा तो एक्सपेक्टेशन से आंसर निकाल सकेगा। इससे बच्चा साइंटिस्ट की तरह बनता है।
देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो देखिए दोस्तों, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आंसर भी यही है आपका। देखिए, निम्नलिखित अवधि में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक वृद्धि, शरीर तीव्र गति से कब बढ़ता है? शरीर की तीव्र वृद्धि शैशवावस्था में होती है। जल्दी जल्दी जो बच्चा बढ़ता है वो जन्म से लेकर वह 2 वर्ष की आयु तक बहुत ही स्पीड से, बहुत ही वेग से बढ़ता है दोस्तों। कब तक? 2 साल की अवस्था तक, यानी जन्म से 2 साल यानी शैशवावस्था इसे हम कहते हैं। ये याद रखिए, शैशवावस्था में बच्चा बढ़ता है। और इसी से रिलेटेड दूसरी बात भी हमने बताई है आपको कि शैशवावस्था में ही बच्चा अपनी जन्मजात क्षमता से, अपने परिवार के परिवेश से भाषा सीखता है। तो ये जो भाषा है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार शैशवावस्था में जन्मजात, कहते हैं नॉम चॉम्स्की, कि बच्चे की भाषा जन्मजात होती है। जन्म के साथ ही भाषा सीखने की क्षमता उसमें होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कह दिया हमने। आंसर हम इस बार आपको साथ में ही बता दे रहे हैं। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए, जबकि विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास परिवर्त्य होता है, विकास का परिवर्तन होते ही रहता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो जो नहीं होता है पूछा, तो नहीं का दोस्त नहीं ही होता है। तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पेडागॉजी में नहीं यानी नेगेटिव, और कहीं प्रश्न में भी नहीं यानी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाता है। इसलिए कभी नेगेटिव का भाई नेगेटिव ही होता, ये भी जानकर डायरेक्ट हम अपना समय बर्बाद करे बिना आंसर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताएं यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है उसका कारण क्या है? ये आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया कहा गया है। देखिए दोस्तों, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल प्रक्रिया या क्रिया कहा गया है। इसके उपरांत रहा आपका आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन का प्रश्न आप ही बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, पहचानिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि आज का डिस्कशन कैसे लगा, और हमें एक प्रेरणा दीजिए। आपकी दुआ और हमारे साथ रही तो हम और भी आपको प्रश्नोत्तर पहुंचा सकेंगे।
जबकि हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ पेडागोजी हिंदी भाषा 1 के लिए, लैंग्वेज 1 के लिए हैं। तेलंगाना टेट, सी टेट, यूपी टेट, इसके लिए हम और भी अपना भाषिक निचोड़ लैंग्वेज 1 का निकाल कर रखेंगे। इसमें आपको सारा मैराथन भी मिलेगा अगली बार। अगर आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया तो हमें इसका बल और भी ज़्यादा मिलेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।